नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जीके जीएस की जो मैंने आप सभी के लिए पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करी हुई थी, जिसमें कि मैं आपको पिछले 10 वर्ष में जो जीके जीएस के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, उसकी जो सीरीज स्टार्ट करी हुई थी उसका लेक्चर 4 लेकर आया हूँ। आप सभी ने पहले 3 लेक्चर भी देखे और आप सभी ने उन तीनों लेक्चर को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में समझाता हूँ। मतलब एक क्वेश्चन में आप लगा लो 5 से 10 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है। जिससे कि क्या होता है कि आपका जीके जीएस बिल्कुल एक्सपर्ट होने वाला है और हर एग्ज़ाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। फ्रेंड, जितने भी मैं आपके लिए इसके पार्ट्स लेकर आऊँगा सभी ज़रूर देख कर जाना। बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर 4 को। और इसका मैंने प्लेलिस्ट भी आप सभी के लिए बना दिया है, जिसमें कि आप पिछले 3 लेक्चर भी देख सकते हो, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छठी पंचवर्षीय योजना। आपको बताना चाहता हूँ जो नाबार्ड है इसकी स्थापना हुई थी जो 6th पंचवर्षीय योजना है इसके दौरान। ये आपको ध्यान रखना है। पंचवर्षीय योजना को हम 5 ईयर प्लान भी बोलते हैं। इसमें आपको जो समझने वाला है वो है एक तो नाबार्ड, ठीक है, दूसरा है छठी पंचवर्षीय योजना। तो ये दोनों मैं आपको बारी बारी से समझाता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स हम समझते हैं नाबार्ड के बारे में, ठीक है। नाबार्ड को कुछ हम इस प्रकार से लिखते हैं और ये एक प्रकार का बैंक होता है। सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो नाबार्ड है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और हिंदी में क्या होगा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए यहाँ पे नाबार्ड का फुल फॉर्म लिख दिया है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। अगर हम बात करें फ्रेंड्स नाबार्ड की, नाबार्ड का कार्य क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए वित्त प्रदान करने वाली शीर्ष बैंकिंग संस्था है। इसकी स्थापना भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, की जो स्थापना है ये हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ आपसे ना एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि बताओ नाबार्ड के जो प्रथम अध्यक्ष थे, नाबार्ड के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो आप बोलोगे एम राम कृष्णैया। काफ़ी बार एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, एम राम कृष्णैया। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही है। और इसी के साथ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है कि नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आप बोलोगे श्री साजी केवी, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, शाहजी केवी जो है ये प्रेजेंट में अध्यक्ष है। अब जो मैं आपको बताने लगा हूँ ना फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम में ना बार बार पूछा जाता है। देखिए, आपसे ना एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बताओ कि जो नाबार्ड है इसकी स्थापना किसकी सिफारिशों पर की गई थी? तो आप बोलोगे जो नाबार्ड है इसकी जो स्थापना हुई थी बी शिवरामन समिति। यहाँ पे लिख देता हूँ आप सभी के लिए, बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। आई होप आपको ये चीज़ भी पता लग गई। आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा बी शिवरामन समिति वाला। और मैंने आपको क्या बताया कि जो छठी पंचवर्षीय योजना है, छठी पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना करी गई थी। और एक और क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि बताओ जो नाबार्ड है इसमें जो केंद्र सरकार है, यानी कि जो सरकार है उसमें उसकी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? तो आप बोलोगे 100% हिस्सेदारी जो है ये केंद्र सरकार की है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात ना ये इसकी भी हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो इसके बारे में भी कुछ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ। जो छठी पंचवर्षीय योजना है ना, ये 1980 से लेके 1985 तक चली थी, ठीक है। और ये जो पंचवर्षीय योजना थी ना छठी वाली, कौन सी? 6th पंचवर्षीय योजना जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, ये ना सक्सेसफुल रही थी, मतलब सफल रही थी। सफल कैसे रही ये भी आपको बता देता हूँ। इसमें जो लक्ष्य वृद्धि दर थी ना वो 5.2% रखी गई थी, लेकिन जो वास्तविक वृद्धि दर रही, मतलब जो एक्चुअल रही वो रही कितनी? 5.7। मतलब कि लक्ष्य रखा गया था 5.2% का,
वास्तविक वृद्धि दर कितना मिला 5.7 का। तो इससे आप बता सकते हो कि जो पंचवर्षीय योजना है छठी वाली ये सक्सेसफुल रही। आई होप आपको एक एक पॉइंट समझ में आ गया जो मैंने आपको यहाँ पे करवाया, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे जो जो समझाया है ना सब कुछ यहाँ पे लिख दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और एक बार आपको मैं फटाफट से क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। देखो हमारा क्वेश्चन ये था कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। मैंने आपको बताया छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। इसके बाद हमने बात करी नाबार्ड की। मैंने आपको बताया नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हिंदी में होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ये तो नाबार्ड की फुल फॉर्म हो गई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो नाबार्ड है इसकी स्थापना कब हुई। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। ये एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में नाबार्ड का हेडक्वार्टर है। मैंने आपको बताया जो प्रथम अध्यक्ष थे नाबार्ड के, यानी कि पहले अध्यक्ष थे वो थे एम रामकृष्णैया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने आपको बताया प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं केवी शाह जी नाबार्ड के। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया कि आप इसको स्टार मार्क भी कर लीजिए, वो मैंने आपको बताया कि जो नाबार्ड की स्थापना है किस समिति के आधार पे की गई थी। तो आप बोलोगे जो नाबार्ड की स्थापना है ना ये करी गई थी बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको उसके बाद मैंने बताया कि छठी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद मैंने आपको छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया कि 1980 से लेकर 1985 तक चली थी ये छठी पंचवर्षीय योजना। और मैंने आपको बताया कि ये सफल रही थी क्योंकि इसमें जो वास्तविक मतलब इसमें जो हमने लक्ष्य रखा था वो 5.2% का रखा था और जो वास्तविक था वो 5.7 था, ठीक है। विकास वृद्धि दर की यहाँ पे बात हो रही है। तो इससे पता लगा कि जो छठी पंचवर्षीय योजना है ये सफल रही। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है शरीर का तापमान मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। ये आपको ध्यान रखना है, मानव शरीर का जो तापमान है ये हाइपोथैलेमस जो है ये रेगुलेट करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है मानव मस्तिष्क की, तो मानव मस्तिष्क को एक बार समझ लेते हैं। मानव मस्तिष्क को हम ह्यूमन ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मानव मस्तिष्क को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन ब्रेन भी बोलते हैं। इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए हमने क्वेश्चन में ये पढ़ लिया कि जो शरीर का तापमान है ये मानव मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस है ये रेगुलेट करता है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि बताओ जो मानव मस्तिष्क होता है इसे कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो मानव मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। देखिए सबसे पहला होता है अग्र मस्तिष्क, ठीक है, कौन सा, अग्र मस्तिष्क, जिसे कि फ्रेंड्स हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में फोर ब्रेन भी बोलते हैं, फोर ब्रेन भी बोलते हैं। ये तो पहला हो गया। अगर हम बात करें दूसरे की, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, कौन सा, मध्य मस्तिष्क। इसको फ्रेंड्स हम ना मिड ब्रेन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिड ब्रेन भी बोलते हैं। तीसरा होता है, आपको ध्यान रखना है, वो होता है पश्चिम मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा है जिसे कि छोटा मस्तिष्क यानी कि लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा मस्तिष्क। तो छोटा मस्तिष्क जो है ना फ्रेंड्स ये कहा जाता है अनुमस्तिष्क को यानी कि सेरेबेलम को। कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है, ये जो सेरेबेलम मैंने आपके सामने लिखा है ना ये एग्ज़ाम में हिंदी में लिख के दे देते हैं, तो आपको ना हिंदी में भी पता होना चाहिए। जो सेरेबेलम होता है, सेरेबेलम जिसे कि हम अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं, अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं, इसे ना छोटा मस्तिष्क यानी कि लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बताओ मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा, क्या सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, तो मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा हिस्सा है जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है उसे हम कहते हैं सेरेब्रम। देखो आपने ना स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना, सेरेब्रम जिसे कि हिंदी में हम क्या बोलेंगे, प्रमस्तिष्क। ये दोनों क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। मैंने आपको यहाँ पे ये बताया, देखिए मानव मस्तिष्क का जो मानव मस्तिष्क है, ठीक है, छोटा मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो लिटिल ब्रेन किसे कहा जाता है, मैंने आपको बताया अनुमस्तिष्क को कहा जाता है जिसे कि सेरेबेलम कहा जाता है। और मैंने आपको बताया कि जो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है वो कौन सा है, तो वो सेरेब्रम है, ठीक है। सेरेब्रम की स्पेलिंग आप देख लीजिए जिसे कि प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। ये तो बात हो गई, ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट की। और एक्स्ट्रा फैक्ट की अगर हम बात करें जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, ठीक है, आपने देखा होगा तो इसका जो भार होता है वो होता है 1200 से 1400 ग्राम, ठीक है। कहीं कहीं पे एग्ज़ाम में ना आपको 1450 ग्राम भी दे देते हैं, ठीक है। तो इसका भार कितना हुआ, भार हुआ 1200 से 1400 ग्राम।
अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जिसकी पुनः निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? मस्तिष्क। ठीक है, इसकी जो फ्रेंड्स पुनः निर्माण की क्षमता होती है ना, सबसे कम होती है। अब एक और क्वेश्चन आपको मैं करवाता हूँ। देखिए यहाँ पे है ना, अब आपको बोला गया था शरीर का तापमान मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? आप बोलोगे हाइपोथैलेमस। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें, बताओ जो नींद चक्र होता है, ठीक है, यानी कि स्लीप साइकिल होता है, उसे कौन रेगुलेट करता है? उसे भी हाइपोथैलेमस ही रेगुलेट करता है। अगर आपको बोला जाए कि भूख प्यास को कौन नियंत्रित करता है, तो भूख प्यास को भी नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और इसी के साथ शरीर का तापमान भी मानव मस्तिष्क ही नियंत्रित करता है। अब एक और क्वेश्चन आपको मैं करवा देता हूँ, जो कि आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। ध्यान से सुनना है मेरी बात। मानव मस्तिष्क के जो दो प्रमस्तिष्क गोलार्ध होते हैं, ध्यान से सुनना, मानव मस्तिष्क के जो दो प्रमस्तिष्क गोलार्ध होते हैं किस ऊतक द्वारा परस्पर आपस में जुड़े होते हैं? तो इसको बोला जाता है कॉर्पस कैलोसम। यहाँ पे आपके लिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको महासंयोजक। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको रिवीजन भी करवाऊंगा, ताकि आपको जो जो मैंने अभी बताया है ना, सब आपको अच्छे से समझ आ जाए। महासंयोजक, वैसे आपको इंग्लिश वाला ध्यान रखना है, इंग्लिश वाला एग्जाम में पूछा जाता है, इसे बोलते हैं हम कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपसे एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ, वो पूछा जाता है ईईजी के बारे में। किसके बारे में? ईईजी के बारे में। देखो फ्रेंड, जैसे ना ईसीजी होता है, ईसीजी क्या होता है? जो हमारा हार्ट होता है, यानी जो हमारा हृदय होता है, यानी हमारा दिल होता है, उसकी गतिविधि को मापने के लिए हम ईसीजी इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। अब उसी तरह एक ईईजी होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम। एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है आपसे बार बार, इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये जो ईईजी होता है ना, ये जो हमारा मानव मस्तिष्क होता है, इसकी गतिविधि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ईईजी के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा है, एक बार फटाफट से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, मैंने आपको बताया कि जो शरीर का तापमान है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? मैंने आपको बताया हाइपोथैलेमस। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। इसी के साथ मैंने आपको ये बताया कि शरीर का तापमान मानव मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस करता है, तो नींद चक्र कौन करता है? ये भी हाइपोथैलेमस करता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। भूख प्यास को नियंत्रित कौन करता है? ये भी हाइपोथैलेमस करता है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया ईईजी के बारे में। मैंने आपको बताया कि जो मानव मस्तिष्क होता है, उसकी गतिविधि को मापने के लिए ईईजी का प्रयोग होता है, ठीक है। ईईजी यंत्र का प्रयोग होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम। फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैंने आपको आगे क्या पढ़ाया? मैंने आपको आगे पढ़ाया मानव मस्तिष्क जो होता है, इसके 3 भाग होते हैं, ठीक है। अग्र मस्तिष्क, जिसे कि फोर ब्रेन कहते हैं। उसके बाद दूसरा आपको मैंने बताया मध्य मस्तिष्क, जिसे कि मिड ब्रेन भी कहते हैं। और तीसरा मैंने आपको क्या बताया? तीसरा मैंने आपको बताया हिंड ब्रेन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। हिंड ब्रेन को हम पश्च मस्तिष्क भी बोलते हैं। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जिसे कि जिसे छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है, यानी कि लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है। तो ये जो सेरेबेलम हिस्सा होता है, सेरेबेलम, जिसे कि अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं, ये मानव मस्तिष्क का छोटा मस्तिष्क कहलाता है। अगर बोला जाए एग्जाम में आपको कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्से का क्या नाम है? सेरेब्रम, ठीक है। और इसे प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज़ ही पता लगी। उसके बाद मैंने आपको बताया मानव मस्तिष्क का भार होता है 1200 से 1400 किलोग्राम। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जिसकी जो पुनः निर्माण की क्षमता है, यानी कि रीजनरेशन पावर है, सबसे कम है? मस्तिष्क। और इसके बाद मैंने आपको बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने आपको बोला था स्टार मार्क भी कर लेना। वो बताया मैंने आपको कॉर्पस कैलोसम, यानी कि महासंयोजक के बारे में। मैंने क्या बताया इसमें आपको? मानव मस्तिष्क के जो 2 प्रमस्तिष्क गोलार्ध होते हैं ना, वो किस ऊतक द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं? तो महासंयोजक, यानी कि कॉर्पस कैलोसम के द्वारा। फ्रेंड, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, भीमदेव प्रथम।
भीमदेव प्रथम जो है ये सोमनाथ के मंदिर पर जब 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, उस समय यह गुजरात का शासक था। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको समझने वाली दो चीज़ें हैं। एक तो है सोमनाथ का मंदिर, जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और दूसरा है महमूद गजनवी। बारी बारी हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोमनाथ मंदिर की, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ना सोमनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना चाहता हूँ कि जो सोमनाथ मंदिर है ना, ये भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है, और ये पहला है। ये आपको पता लग गया। और आपको बताना चाहता हूँ कि कहाँ पर स्थित है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कहाँ पर स्थित है, गुजरात के वेरावल में। कहाँ पे? गुजरात राज्य जो है, इसका जो वेरावल जगह है, यहाँ पर स्थित है सोमनाथ मंदिर। आपको लोकेशन पता लग गई। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ कि जो महमूद ऑफ गजनी है, ठीक है, इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? 1025 में, 1025 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है, इसने आक्रमण किया। और ये जो महमूद ऑफ गजनी है ना, ये अफ़गानिस्तान का शासक था। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, आपसे एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ किस शासक ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जब महमूद गजनवी द्वारा इसे नष्ट किया गया था? तो आपका आंसर क्या होगा? कुमारपाल। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी, ये अध्यक्ष हैं किसके? सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ आपको एक और क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जब महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, तब भीमदेव प्रथम उस क्षेत्र का ना शासक था। लेकिन भीमदेव प्रथम क्या हुआ? ये भाग गया वहाँ से, ठीक है। तो ये जो था महमूद गजनी, जिसने अटैक किया था, इसने बहुत ही अच्छे तरीके से मंदिर को लूट लिया उस टाइम। और आपको बताना चाहता हूँ कि वल्लभ भाई जो पटेल थे ना, इनके आदेशों के तहत पुनर्निर्माण कार्य शुरू हुआ था सोमनाथ मंदिर का। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। एक बार फटाफट से मैं आपको एक रिवीजन करवाता हूँ कि मैंने आपको यहाँ पे क्या क्या पढ़ाया। देखो, मैंने आपको बताया कि सोमनाथ के मंदिर पर जब 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया, उस समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव प्रथम था। उसके बाद मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से एक है, और ये जो सोमनाथ मंदिर है ना, ये पहला ज्योतिर्लिंग है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए ये हो जाता है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड्स कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो लोकेशन मैंने आपको बताया सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात के कहाँ पर है? वेरावल में स्थित है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि महमूद ऑफ गजनी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण और लूटपाट कब किया? 1025 ईस्वी में। एग्ज़ाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कब अटैक करा? 1025 ईस्वी में। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि फ्रेंड्स कि वह कौन सा शासक था जिसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जब महमूद गजनी ने उसे नष्ट कर दिया था? तो कुमारपाल। ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, ये सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। आई होप आपको सारे फैक्ट पता लग गए जो मैंने आपको यहाँ पे करवाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 123 है, इसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि जो ऑर्डिनेंस है, ठीक है, ये जारी करने की शक्ति मिली हुई है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है अध्यादेश के बारे में, जो कि भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत जारी कर सकता है। तो इसको हम समझते हैं अच्छे से, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे ना यहाँ से, वो मैं सब कुछ आपको करवाने वाला हूँ। मेरा मेन मोटिव आपको क्या है कि डिटेल में समझाने का। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस ही करवाता हूँ, ताकि आपको ना कोई भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आ जाए आपके एग्ज़ाम में, तो कोई छूटे ना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जो अध्यादेश होता है ना, ये राष्ट्रपति भी जारी करता है और राज्यपाल भी जारी करता है राज्य का, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद 123 जो है, यहाँ पे लिख देता हूँ, अनुच्छेद जो 123 है, जो कि मैंने आपको अभी बताया, इसमें मैंने आपको क्या बताया कि अध्यादेश कौन जारी कर सकता है? राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं। ये आपको पता लग गया। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है, कि बताओ संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123। पूछा जाए कि बताओ अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश कौन जारी कर सकता है? राष्ट्रपति। मतलब दोनों तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है, घुमा के भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। एक अनुच्छेद और आता है
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, एग्ज़ाम में ना आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 213। तो जो अनुच्छेद 213 है ना, ये किसी राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। क्या बताया मैंने आपको कि किसी राज्य के राज्यपाल, ठीक है, किसी राज्य के राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है। और 123 जो था ये राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है उससे संबंधित है। आई होप आपको ये दोनों अनुच्छेद अच्छे अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति केवल तभी अध्यादेश जारी कर सकता है जब संसद के दोनों सदनों का सत्र ना चल रहा हो या संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सत्र ना चल रहा हो, तो उस टाइम क्या करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि बताओ, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है कि राष्ट्रपति जो होता है किसकी सिफारिश पर अध्यादेश को जारी करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल, यहाँ पे लिख देता हूँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर अध्यादेश लागू करता है कौन? राष्ट्रपति। ये आपको पता लग गया। उसके बाद अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ राष्ट्रपति द्वारा घोषित एक अध्यादेश को संसद के सत्र के शुरू होने के कितने समय के भीतर रखा जाना चाहिए, तो आपका आंसर होगा 6 सप्ताह। आई होप आपको ये पॉइंट भी पता लग गई। और एक और एग्जाम में पूछा जाता है कि जो भारत में राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू होता है, 6 माह और 6 सप्ताह तक। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको यहाँ पे करवा दिए। एक बार हम फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं और बिल्कुल डिटेल में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ताकि एक भी पॉइंट आपका छूटे ना। मैंने यहाँ पे आपको ये बताया कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया अनुच्छेद 123। इसके बाद एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे उल्टा करके भी पूछा जा सकता है कि बताओ कि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो अध्यादेश हैं ये कौन जारी करते हैं, तब आपका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। आई होप आप ये दोनों तरीके से आंसर अपने एग्जाम में कर पाओगे। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 अनुच्छेद समझने वाला है। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 मैंने आपको बताया है कि जो संसद का सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया अनुच्छेद 213 के बारे में, ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट था। इसमें मैंने आपको बताया किसी राज्य के राज्यपाल के अध्यादेश बनाने की शक्ति से संबंधित है, अनुच्छेद 213, ये आपको पता लग गया। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि राष्ट्रपति जो होते हैं किसकी सिफारिश पर अध्यादेश को लागू कर सकता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। उसके बाद मैंने आपको बताया राष्ट्रपति द्वारा घोषित एक अध्यादेश को संसद के सत्र के शुरू होने के कितने समय के भीतर रखा जाना चाहिए, मैंने आपको बताया 6 सप्ताह। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भारत में राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू होता है, 6 माह और 6 सप्ताह। आई होप आपको ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों के साथ लगती है? 3 देश कौन कौन से हैं? नेपाल, भूटान एवं चीन। तो ये जो 3 देश हैं, नेपाल, भूटान एवं चीन, इसके साथ किस राज्य की सीमा लगती है? तो समझ, सबसे पहले ना आपको ना इंडिया का मैप देखना पड़ेगा। देखिए, नेपाल, भूटान और चीन की बात हुई है, तो मैं आपको ना सबसे पहले नेपाल बताता हूँ कहाँ पे है। ये देखो, ये है नेपाल, जो आपके सामने मैं येलो कलर का हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है नेपाल, ये है भूटान और ये पूरा का पूरा आपको दिख रहा है चीन, ठीक है। अब आप ये देखो कि इन तीनों में कौन सा राज्य कॉमन आ रहा है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के साथ तो भूटान लग नहीं रहा, तो भूटान इसका आंसर होगा नहीं, सॉरी उत्तराखंड तो इसका आंसर होगा नहीं। हिमाचल प्रदेश आप देख रहे हो यहाँ पे, ये चीन के साथ तो टच कर रहा है लेकिन नेपाल के साथ टच नहीं कर रहा, भूटान के साथ टच नहीं कर रहा, तो ये भी इसका आंसर नहीं हुआ। लद्दाख भी इसका आंसर नहीं हुआ। अब हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश पे, तो अरुणाचल प्रदेश आप ये देखो कि ये तो भूटान के साथ टच हो रहा है, ठीक है, और चीन के साथ भी टच हो रहा है, लेकिन ये नेपाल के साथ टच नहीं हो रहा, तो इसका आंसर ये भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक ही राज्य बचता है, वो है सिक्किम। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो सिक्किम राज्य है ये वाला, ये भूटान के साथ भी टच हो रहा है, नेपाल के साथ भी टच हो रहा है और चाइना के साथ भी टच हो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, सिक्किम। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। मतलब भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं 3 देश नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती है? मैंने आपको बताया
सिक्किम। अब देखिए फ्रेंड्स, भारत के पड़ोसी देश ये टॉपिक था, इसको हम समझते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो मैं आपको अभी करवा देता हूँ। आई होप आपको फ्रेंड्स एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको करवा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप बात करते हैं हम भारत के पड़ोसी देशों की। क्या बात करेंगे हम? भारत के पड़ोसी देश यानी कि भारत के जो नेबरिंग कंट्री है इसके बारे में। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, भारत के ना 9 पड़ोसी देश हैं। कितने? 9 में से आपको बताना चाहता हूँ जो 7 पड़ोसी देश हैं वो स्थलीय सीमा से लगते हैं, यानी कि लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। 9 में से जो 2 हैं वो जलीय सीमा शेयर करते हैं, यानी कि वाटर से कनेक्ट होते हैं। अब ये जो 7 पड़ोसी देश हैं इनके बारे में फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ, और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि किस देश की सीमा भारत के साथ कितने किलोमीटर लंबी है, क्योंकि एग्ज़ाम में ना डायरेक्टली ये पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे भारत का जो 9 पड़ोसी देश है, इसमें जो 7 जो स्थलीय सीमा वाले देश हैं ये कौन कौन से हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की। तो आपको पता है कि जो अफ़गानिस्तान यहाँ पे जो टच हो रहा है, वैसे तो डायरेक्ट बाउंड्री के साथ टच नहीं होता है, ये पीओके वाले पार्ट के साथ टच होता है, डिस्प्यूटेड एरिया के साथ, लेकिन हम इसको भी कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहला कौन सा हो गया? अफ़गानिस्तान। यहाँ पर लिख देता हूँ अफ़गानिस्तान। ये कितने किलोमीटर शेयर करता है? अभी भी बता रहा हूँ, डायरेक्ट बाउंड्री टच नहीं करता है ये। ठीक है, 106 किलोमीटर। उसके बाद फिर जो दूसरा देश है पड़ोसी वो है बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो सीमा है वो है 4096.7 किलोमीटर, जो कि सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री शेयर करता है। ये आप बांग्लादेश देखिए, दूसरा पड़ोसी देश बांग्लादेश, और ये पहला था कौन सा? अफ़गानिस्तान। अब नेक्स्ट जो है 3rd नंबर पे है वो है भूटान। देखिए ये है भूटान आपके सामने। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो भूटान है और जो इंडिया है इसकी बॉर्डर की लेंथ कितनी है, तो ये है 699 किलोमीटर। अब देखिए मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। देखो आपसे जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, मैंने यहाँ पे आपको बताया अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, है ना। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि वह कौन सा पड़ोसी देश है जिसकी सीमा भारत के साथ सबसे छोटी है, सबसे छोटी 2 हैं। अगर बात करें वो मेन लैंड की, मुख्य भूमि के साथ, फिर तो भूटान होगा 699 किलोमीटर। अगर वो पीओके वाला पार्ट पूछता है, मतलब उसमें ये नहीं बोलेगा मुख्य भूमि, वर्ड यूज़ नहीं करेगा, फिर होगा अफ़गानिस्तान, क्योंकि अफ़गानिस्तान डायरेक्ट बाउंड्री टच नहीं करता है, ये पीओके वाला पार्ट के साथ इंडिया के साथ कांटेक्ट करता है। आई होप आपको ये चीज़ पता लग गई। और सबसे लंबी सीमा जो है, सबसे लंबी जो बॉर्डर है ये बांग्लादेश इंडिया के साथ शेयर करता है, 4096.7 किलोमीटर है ये। ठीक है, उसके बाद जो 4th हमारा पड़ोसी देश है उसकी अगर हम बात करते हैं वो है चीन देश। भारत और चीन की जो सीमा की रेखा की लंबाई है वो है 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। 5वां अगर हम बात करें पड़ोसी देश कौन सा है हमारा, तो वो है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार की बात कर लेते हैं। म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये देखिए फ्रेंड्स, तीसरे नंबर पर तो आपको मैंने बताया ये चाइना है पूरा का पूरा। ठीक है, कौन सा बताया मैंने आपको? 4th नंबर पे। 5th नंबर पे मैंने आपको बताया म्यांमार। ये जो आपको पड़ोसी देश दिख रहा है ये है म्यांमार, जिसका पुराना नाम क्या था? बर्मा था। 5 पड़ोसी देश की बात कर ली हमने। छठे की अगर हम बात करते हैं, छठा आपको पता ही है, पाकिस्तान। ठीक है, तो ये आप पाकिस्तान देखिए, ये पाकिस्तान है पूरा का पूरा, बाउंड्री जो शेयर कर रहा है इंडिया के साथ, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया की अगर हम बॉर्डर लेंथ की बात करते हैं तो वो है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। एग्जाम में पूछा जाता है, बताओ इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर है। इसी के साथ जो 7th कंट्री है वो आ गया नेपाल। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया नेपाल की बॉर्डर लेंथ की कितनी है? 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर भारत और नेपाल की सीमा रेखा की लंबाई है। तो ये है नेपाल देश। आई होप आपको सारे के सारे पड़ोसी देश पता लग गए। ठीक है, मैप के ऊपर। और मैंने यहाँ पे आपको बताया पड़ोसी देश टोटल मिला के 9 है, 7 है स्थलीय सीमा वाले, 2 हैं जलीय सीमा वाले। तो क्यों ना हम जलीय सीमा वाले देश भी देख लेते हैं। देखिए एक तो है श्रीलंका ये वाला, और नीचे की साइड एक देश और है मालदीव। तो यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन सा? श्रीलंका एंड मालदीव। तो ये है 2 वाटर से कनेक्टेड नेबरिंग कंट्री इंडिया के हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बताओ ये जो मैंने आपको समझाया आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आपको रिवाइज भी करवा दूंगा लास्ट में जब ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ वह कौन सा पड़ोसी देश है, ध्यान से सुनना, जिसकी सीमा
भारत के सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ लगती है। तो आपका आंसर क्या होगा? नेपाल। यहाँ पे लिख देता हूँ, नेपाल जो है, ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेपाल सबसे ज़्यादा 5 राज्यों के साथ सीमा टच करता है। 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। सीमा मतलब बाउंड्री, सीमा बनाता है। ठीक है, अब मैं आपको ना ये जो 5 राज्य हैं इनके बारे में भी बता देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। नेपाल ये है फ्रेंड्स, देखो ये जो नेपाल है ना आपके सामने, ये नेपाल है। तो अब ये किसके साथ बाउंड्री टच कर रहा है? उत्तराखंड के साथ कर रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ कर रहा है, बिहार के साथ कर रहा है, सिक्किम के साथ कर रहा है, पश्चिम बंगाल के साथ कर रहा है। टोटल मिला के 5 राज्यों के साथ कर रहा है। पांचों राज्य आपके सामने लिख देता हूँ। उत्तराखंड हो गया, उसके बाद उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, शॉर्ट में यूपी लिख देते हैं। उसके बाद हो गया बिहार, ठीक है। 4th राज्य की अगर हम बात करें, चौथा राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। और अगर हम बात करें कि 5वां राज्य कौन सा है, तो 5वां राज्य है सिक्किम। आई होप आपको ये सारे के सारे फैक्ट्स पता लग गए जो मैंने आपको यहाँ पे बताए। उसके बाद आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बताओ, जो मैंने आपको अभी करवाया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? आप बोलोगे बांग्लादेश। भारत के साथ सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? अफ़गानिस्तान। और अगर आपसे पूछा जाए कि भूमि सीमाओं की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो भूटान होगा। आई होप आपको एक एक फैक्ट पता लग गए। एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे जो मैंने आपको पढ़ाया। मैंने आपको बताया कि जो भारत का सिक्किम राज्य है, ये नेपाल, भूटान और चीन के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ये चीज़ मैंने आपको मैप से समझा दी थी, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भारत के 9 पड़ोसी देश हैं टोटल मिला के, जिसमें कि 7 जो हैं स्थलीय सीमा वाले हैं, 2 जो हैं जलीय सीमा वाले हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया ये जो 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जो 2 जलीय सीमा वाले देश हैं वो है श्रीलंका और मालदीव। उसके बाद मैंने आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई कि नेपाल जो है सबसे ज़्यादा 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है भारत के, ठीक है। वो है उत्तराखंड राज्य, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। और मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि जो बांग्लादेश है ये भारत के साथ सबसे लंबी अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। बॉर्डर की लेंथ कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद मैंने आपको 2 पॉइंट यहाँ पे समझाए कि अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि भूमि सीमाओं की दृष्टि से जो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है वो कौन सा है, फिर तो आपका आंसर भूटान होगा, ठीक है। लेकिन वैसे अफ़गानिस्तान है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऑप्टिकल फाइबर, जिसे कि हम प्रकाश तंतु भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रकाश तंतु भी बोला जाता है ऑप्टिकल फाइबर को। तो जो ऑप्टिकल फाइबर है ये प्रकाश के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? एग्ज़ाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फेवरेट क्वेश्चन है ये आपको मैं ना फोटो से समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे कि हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है यानी कि प्रकाश तंतु जो होता है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो चलिए फ्रेंड इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसमें ना मैं आपको पहले डेफिनेशन बताऊँगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, और उसके बाद आपको मैं 2 कंडीशंस बताने वाला हूँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के। आप यकीन मानिए क्वेश्चन तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर ये जो आपको मैं 2 कंडीशन बताऊंगा, 2 शर्तें बताऊंगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, इसमें से एग्ज़ाम में ना बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन हर साल पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। देखिए जब प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम मतलब क्या होता है? डेंसर मीडियम होता है। ये डेंसर है वाटर यानी कि पानी, ठीक है। और ये क्या है? ये है रेयरर मीडियम, ठीक है। रेयरर मीडियम को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? विरल माध्यम, ठीक है। अब ध्यान से समझना है आपने इसको। फ्रेंड्स सबसे पहले ना मैं यहाँ पे जो आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पे आपके लिए मैं लिख देता हूँ, ताकि आपको जब मैं समझाऊंगा, ठीक है, तो आप साथ साथ में रिलेट कर पाओ जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपके सामने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन लिख दी है। तो आपने ध्यान से समझना, साथ साथ में इमेज जो फोटो लगाई है मैंने, इससे रिलेट करते जाना है। देखो मैंने आपको बताया कि जब प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। तो मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे कि ये जो प्रकाश की किरण आप ये देख रहे हो आपके सामने, ठीक है, ये जो है, ठीक है, ये कौन से मीडियम से जा रही है? ये सघन माध्यम से जा रही है। कहाँ पे? विरल माध्यम में, ठीक है। तो ये क्या हो रही है यहाँ पे? ये अभिलंब से दूर मुड़ रही है। ये तो उसका लॉ ही बोलता है ना। उसके बाद मैंने बताया, और जैसे ही सघन माध्यम में आपतन कोण बढ़ता है, ये जो आपतन कोण बढ़ा रहे हैं इसका, तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण भी बढ़ता है, तो ये भी बढ़ गया, ठीक है। और एक टाइम के बाद क्या होगा कि ये ना 90 डिग्री हो जाता है। तो आप ये देख रहे हो, जैसे जैसे इसको हम बढ़ाएंगे ना, जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो ये 90 डिग्री पे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये जो 90 डिग्री पे पहुँच जाता है ना, इसे हम क्रांतिक कोण बोलते हैं, यानी कि क्रिटिकल एंगल कहा जाता है। और इसको जब हम और बढ़ाएंगे इस वाले एंगल को, यानी कि जो इंसिडेंट लाइट वाला जो एंगल है, इसको हम अगर और बढ़ाते हैं, यहाँ पे देखो जैसे हमने और बढ़ाया है ना इसको यहाँ पे, तो क्या होगा कि ये जो लाइट है ना, ये इसी मीडियम में वापस आ जाएगा। मतलब देखो इसी माध्यम में वापस आ गया। तो इसी को बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसी पे बेस्ड होता है प्रकाश तंतु, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये आपके सामने ऑप्टिकल फाइबर है। ये जो लाइट इसके अंदर गई, ठीक है, फिर देख रहे हो आप इसी के अंदर दोबारा मुड़ गई, फिर दोबारा इसके अंदर मुड़ते हुए ये इसी के अंदर ट्रैवल करती है। ये जो हम हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ करते हैं ना, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही बेस्ड होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि 2 कंडीशंस भी आपको मैं बताऊंगा जो कि आप एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। देखो सबसे पहली कंडीशन तो यही होती है ऑप्टिकल फाइबर की, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, कि जो किरण होती है ना, यानी कि जो लाइट रे होती है, ये हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही यात्रा करनी चाहिए। यानी कि ये जो सघन माध्यम है, ठीक है, ये देख रहे हो ना, सघन माध्यम है, ये वाला डेंसर मीडियम है, यहाँ से हमेशा किसमें? विरल माध्यम में जानी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होगा कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में ट्रैवल करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, यानी कि सघन से विरल में जाना चाहिए। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको तो आप डबल स्टार मार्क कर लेना एग्ज़ाम के लिए। देखो जो आपतन कोण होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ये कंडीशन। आपतन कोण, आपतन कोण जिसको कि हम आई से लिखते हैं, ठीक है, आई से लिखते हैं। क्रांतिक कोण, जैसे जो कि आपको मैंने अभी समझाया ना, क्रिटिकल एंगल है ना, क्रांतिक कोण, जिसे कि हम किससे लिखते हैं? सी से लिखते हैं। आपतन कोण हमेशा क्रांतिक कोण सी से अधिक होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। आपतन कोण हमेशा क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को किस देश के संविधान से लिया गया है? यहाँ पे ये बोला गया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो कॉन्करेंट लिस्ट है, यानी कि समवर्ती सूची है, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो समझने वाला है वो ये है समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये आपको मैं समझा देता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनेंगे ना, वो आपको मैं सब कुछ करवा दूंगा अभी, ताकि आपको एग्ज़ाम में ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले, ठीक है। समवर्ती सूची पढ़ेंगे, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट होता क्या है। समवर्ती सूची में वह विषय शामिल होते हैं जो केंद्र और राज्यों दोनों सरकारों को सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। क्या बताया मैंने आपको? समवर्ती सूची में वह विषय शामिल हैं जो केंद्र और राज्यों दोनों सरकारों को सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आपराधिक कानून हो गया, विवाह और तलाक हो गया, दिवालियापन हो गया, कारखाना, शिक्षा, वन, श्रमिक संघ, परिवार नियोजन, आर्थिक और सामाजिक नियोजन, ठीक है। इन पर क्या होता है? कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है केंद्र और राज्यों दोनों सरकारों को। मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, कि जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान, ठीक है, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल संविधान था, इसमें ना 47 विषय थे। क्या थे? 47 विषय थे। लेकिन वर्तमान में ना ये 52 हो गए हैं। अब आप ये बोलोगे कि आपने बताया कि मूल संविधान में 47 विषय थे, वर्तमान में 52 कैसे हो गए समवर्ती सूची में? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो 42
संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, ठीक है। इसके द्वारा क्या हो गया कि जो 5 विषय थे ये और जोड़े गए। अब आप ये बोलोगे ये जो 5 विषय ये कहाँ से जोड़े गए, तो आपको बताना चाहता हूँ कि 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन है इसने 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया। आई होप आपको ये चीज़ पता लग गई होगी, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया के देश से लिया गया है। और आपको मैंने एक और चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे, देखो जो 7वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की, ये शक्तियों के विभाजन से शामिल है, ठीक है। इसमें ना 3 सूचियां हैं, एक तो संघ सूची है, दूसरा राज्य सूची है, तीसरा समवर्ती सूची है। ये आपको ध्यान रखना है, ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। एक बार मैं आपको फटाफट से कोई रिवीजन करवा देता हूँ क्या क्या मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया। यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया कि जो भारत के संविधान में इसकी 7वीं अनुसूची में जो वर्णित समवर्ती सूची है इसे ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि मूल संविधान में 47 विषय थे, ठीक है, लेकिन समवर्ती सूची में प्रेजेंट में हो गए हैं 52 कैसे हुए कॉन्करेंट लिस्ट में विषय, तो मैंने आपको बताया जो 42वां संविधान संशोधन था 1976 इसके द्वारा जो 5 विषय थे ये राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिए गए। और फ्रेंड्स ये जो 7वीं अनुसूची है ना, यहाँ पे इसमें मैंने आपको बताया कि 7वीं अनुसूचियों में ना शक्तियों का विभाजन शामिल है और इसमें ना 3 सूचियाँ बताई गई हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, ध्यान से समझना, संघ सूची जिसमें टोटल में कितने विषय हैं? 10 विषय हैं। अगर हम दूसरा बात करें राज्य सूची, ठीक है, राज्य सूची इसमें कितने विषय हैं? इसमें 61 विषय हैं। तीसरा है समवर्ती सूची, कितना मैंने आपको बताया 52 विषय है। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपसे। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं एग्ज़ाम का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा ये है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। मतलब बहुत सारी नदियाँ हैं, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी। ये सभी की सभी नदियाँ जो हैं कहाँ पर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आई होप आपको ये चीज़ पता लग गई, ठीक है। अब आपको मैं एक और फैक्ट बताना चाहता हूँ कि बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है, ये देखना पड़ेगा। ये आपके सामने हमारा प्यारा भारत आप देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे है आपके सामने अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी और ये है हिंद महासागर, ठीक है। तो यही पूछा गया था कि कौन सी नदियाँ हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, मैंने आपको बता दिया। अब बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, वो आपको फटाफट से करवा देता हूँ, ठीक है। आपने नदियाँ तो जान ही ली कौन कौन सी नदियाँ गिरती है बंगाल की खाड़ी में, आप ये भी जान लीजिए कि बंगाल की खाड़ी से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनेगा कि जो बंगाल की खाड़ी देख रहे हो पूरा का पूरा, ठीक है, ये भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के साथ टच होता है। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ ये जो बंगाल की खाड़ी है ये भारत का राज्य जो है कौन सा? पश्चिम बंगाल, इसके साथ टच हो रहा है, ठीक है। दूसरा हो गया ओडिशा, तीसरे नंबर पे आ गया ये आंध्र प्रदेश, चौथा कौन सा है? ये तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद पुडुचेरी, और इसके साथ आपको बताना चाहता हूँ पुडुचेरी भी हो गया, और उसके बाद ना एक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे आप ये देख रहे हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पे है पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। मतलब इतनों के साथ ये टच हो रहा है जिसमें कि आपने देखे 4 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये किस खाड़ी में स्थित है? तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आई होप आपको ये चीज़ पता लग गई। अब एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान से समझना। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी व हिंद महासागर में कौन से चक्रवात उत्पन्न होते हैं? तो आप बोलोगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। यहाँ पे लिख देता हूँ उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं, जिसे कि हम ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोलते हैं, ये बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 93। यानी कि जो आर्टिकल 93 है भारतीय संविधान का, यह वर्णित करता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, आप एग्जाम में आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लोकसभा से जुड़े हुए, ठीक है, वो मैं आपको फटाफट से करवा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि लोकसभा में लोगों द्वारा कितने सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है? तो आप बोलोगे 543 लोगों को प्रत्यक्ष
तौर पे चुना जाता है। अभी आपने देखा होगा कि जो लोकसभा चुनाव हुआ था वो भी 543 सीटों पे ही हुआ था। उसके बाद आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बताओ सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। ठीक है, लोकसभा का गठन कब हुआ था, आप बोलोगे 13 अप्रैल 1952 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, इसी के साथ अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि बताओ लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, आप बोलोगे 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। किसका, लोकसभा का। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि बताओ प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे श्री एम अयंगर। प्रथम ये अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर और प्रथम उपाध्यक्ष इनकी बात कर लेते हैं तो ये कौन थे, अयंगर। और लोकसभा के प्रथम महासचिव कौन थे, ये भी आप देख लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रथम महासचिव थे श्री एम एन कौल। कौन, एम एन कौल। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो पूछा जाता है कि लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। क्या बोला मैंने आपको, अगर आपसे पूछा जाए कि अधिकतम संख्या कितनी होती है तो वो होती है 550। अगर आपसे पूछा जाए कि धन विधेयक संसद के किस सदन में पेश किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपने एग्जाम में देखा भी होगा क्वेश्चन, ये सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। किसमें, सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक। अगर आपसे पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल को रोकने का प्रस्ताव कहाँ पारित किया जाता है, तो ये भी सिर्फ लोकसभा में ही पारित किया जाता है। ठीक है, एलएस से लिख रहा हूँ शॉर्टकट में, लोकसभा। अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य की लोकसभा की सीटें अधिकतम हैं, क्या बताया मैंने आपको, लोकसभा सीटें जो हैं ये अधिकतम हैं, तो ये किसका होगा, ये होगा यूपी का। ठीक है, ये तो मेन क्वेश्चन हमने बात कर ली। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो लोकसभा के सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ मैं अनुच्छेद से जुड़ा हुआ। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 81। तो ये जो अनुच्छेद 81 है ना, इसमें क्या होता है, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 है, इसमें लोकसभा के गठन के बारे में बताया गया है। लोकसभा के गठन के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने यहाँ पे जो पढ़ाया, वैसे फैक्ट तो बहुत सारे हैं बताने वाले फ्रेंड्स, लेकिन मुझे लिमिटेड ही बताना पड़ता है आपको ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 93, अनुच्छेद 93 जो है, ये लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए, इसके बारे में बताता है। उसके बाद हमने लोकसभा को अच्छे से समझा, तो मैंने आपको ये बताया सबसे पहले कि लोकसभा में लोगों द्वारा कितने सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, मैंने आपको बताया 543। उसके बाद मैंने आपको बताया कि सर्वप्रथम लोकसभा गठन कब किया गया था, 13 अप्रैल 1952 को किया गया था। उसके बाद मैंने आपको बताया लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। लोकसभा का कार्यकाल मैंने आपको बताया 5 वर्षों का होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया जो प्रथम अध्यक्ष थे लोकसभा के जीवी मावलंकर थे। ठीक है, प्रथम उपाध्यक्ष थे अयंगर, M.A. अयंगर। प्रथम महासचिव, पहले महासचिव M.N. कौल। उसके बाद मैंने आपको बताया कि लोकसभा की जो अधिकतम सीटें होती हैं 550। धन विधेयक मैंने आपको बताया सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया राष्ट्रीय आपातकाल को रोकने का प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा की जो सीट सदस्यता है सबसे ज़्यादा है। उसके बाद मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद करवाया, अनुच्छेद 81, जिसमें मैंने आपको बताया लोकसभा के गठन के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 81 के बारे में। फ्रेंड्स ये सभी के सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे लोकसभा से जुड़े हुए। आई होप आपको सारे फैक्ट पता लग गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
सुभाष चंद्र बोस, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर जो इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक है, ये लिखा है किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। अगर हम बात करें फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है, वही फैक्ट आपको बताऊंगा, अभी भी आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में जिसमें से क्वेश्चन बनेंगे, जो चीज़ें यहाँ पे लिखी होंगी स्क्रीन के ऊपर और जो पॉइंट्स अपने मुंह से मैं बताऊँगा, ध्यान से आपने सुनना है, इसमें से आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बात यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी की हुई है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, इनका जन्म पूछा जाता है कब हुआ था? 23 जनवरी 1897। 23 जनवरी 1897, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना इनका जो जन्म है 23 जनवरी, इसको ना पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में? पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आई होप आपको ये चीज़ पता लग गई। और अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि बताओ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ओडिशा का जो कटक है, ठीक है, ओडिशा का जो कटक है, यहाँ पर हुआ था सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा भी गया एसएससी सीजीएल में, कि बताओ सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो गठित था भारतीय राष्ट्रीय सेना, इसमें महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो उसका महिला रेजिमेंट का नाम था झांसी की रानी। ये आपको ध्यान रखना है, महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? झांसी की रानी। इसी के साथ मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कि बताओ आज़ाद हिंद रेडियो स्टेशन की जो स्थापना है नेताजी ने कहाँ पर करी थी? जर्मनी में करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको ना एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ। आपसे ना पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? यहाँ पे लिख देता हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं? आईएनसी बोलते हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए। कब कब चुने गए? 1938 में, यहाँ पे ध्यान रख देता हूँ, 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन था, 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन था, एक तो इस बार, दूसरा 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन था, त्रिपुरी अधिवेशन। अब आपके मन में बात आ रही होगी त्रिपुरी क्या है? त्रिपुरा तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, त्रिपुरा राज्य नहीं है ये। त्रिपुरी एक जगह है जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो मैंने आपको बताया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष चुने गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन था, एक तो इस बार, दूसरी बार 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन में। आई होप आपको ये चीज़ पता लग गई। और अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि बताओ सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक किसने कहा था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो देश नायक कहा था इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। आई होप आपको ये चीज़ भी पता लग गई। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ भारतीय राष्ट्रीय सेना, यहाँ पे लिख देता हूँ, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना, इसी के साथ दूसरा है आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक भी थे सुभाष चंद्र बोस जी। और अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इसके संस्थापक भी कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। आई होप कोई चीज़ भी पता लग गई। और आपको बताना चाहता हूँ एक और फैक्ट जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इनकी पुस्तकों के बारे में। मतलब इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं वो आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखिए, इंडियन स्ट्रगल, ये किसने लिखा? सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। इसके बाद ना एक और आता है, एन इंडियन पिलग्रिम, यहाँ पे लिख देता हूँ, एन इंडियन पिलग्रिम। ये पुस्तक भी किसने लिखी है? ये पुस्तक भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही लिखी है। उसके बाद एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है पुस्तक से जुड़ा हुआ ही, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम। कौन सा? वर्ड्स ऑफ फ्रीडम। ये पुस्तक भी किसने लिखा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। और उसके बाद ये 2 और ये 3 ही आपको मेनली याद रखने हैं, ठीक है। तो वैसे बहुत सारे, ठीक है। इंडियन स्ट्रगल याद रखना है आपको, और एन इंडियन पिलग्रिम याद रखना है, एंड वर्ड्स ऑफ फ्रीडम। ये पुस्तक किसने लिखा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो फ्रेंड, जो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया, फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक को लिखा सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है।
उसके बाद मैंने आपको बताया सुभाष चंद्र बोस जी जो है इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को, और इस दिन को ना पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारे प्यारे भारत में। मैंने आपको बताया सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था ओडिशा के कटक में, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। मैंने आपको बताया उसके बाद सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो गठित था भारतीय राष्ट्रीय सेना, इसमें महिला रेजिमेंट का नाम था झांसी की रानी। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद रेडियो स्टेशन की स्थापना करी थी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 2 बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए 2 बार। 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन था और 1939 का जो त्रिपुरा अधिवेशन था। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, बताओ 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन था उस समय अध्यक्ष कौन थे? आप बोलोगे सुभाष चंद्र बोस। अगर पूछा जाए 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन था उसमें अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। देश नायक किसने कहा सुभाष चंद्र बोस को? मैंने आपको बताया रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय सेना, आज़ाद हिंद फौज, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना करी थी सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद मैंने इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें बताई। एक तो हमारा क्वेश्चन था इंडियन स्ट्रगल, एक तो ये पुस्तक, दूसरा आपको मैंने बताया एन इंडियन पिलग्रिम, तीसरा बताया वर्ड्स ऑफ फ्रीडम। ये सभी पुस्तकें सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन है कि लेंस की शक्ति यानी कि पावर ऑफ लेंस निम्नलिखित में से किस एसआई इकाई में मापी जाती है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, डायोप्टर। ये आपको ध्यान रखना है, डायोप्टर में मापी जाती है लेंस की शक्ति। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे लेंस की हुई है तो आपको मैं लेंस से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा देता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे लेंस। आपको बताना चाहता हूँ जो लेंस होता है ना, मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, कौन सा? उत्तल लेंस, जिसे कि हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। दूसरा कौन सा होता है? अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस को हम क्या बोलते हैं? कनकेव लेंस भी बोलते हैं। कनकेव लेंस भी बोलते हैं। देखो जो कन्वेक्स लेंस होता है वो बेसिकली ना इस प्रकार का होता है। यहाँ पे आपके सामने फ़ोटो बना देता हूँ मैं। और जो अवतल लेंस होता है, जैसे कि हम कनकेव लेंस भी बोलते हैं, वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए दोनों को। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो उत्तल लेंस है ना, ये सेंटर में मोटा होता है, ठीक है, और कोनों में जाते जाते पतला हो जाता है। वैसे ही अगर हम बात करें अवतल लेंस की यानी कि कनकेव लेंस की, आप ये देख रहे हो सेंटर में क्या है? पतला है, लेकिन कोनों में जाते जाते ये चौड़ा हो जाता है। अब आपको मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। देखिए, उत्तल लेंस हम पढ़ेंगे सबसे पहले। उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है? वह लेंस जो केंद्र में मोटा और किनारों पर पतला होता है। यही मैंने आपको बताया कि जो केंद्र में मोटा और किनारों पे पतला होता है उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस। अब देखिए, ये जो लेंस होता है ना, ये क्या करता है? प्रकाश की किरणों को उसके फोकस की ओर अभिसरण करते हैं, यानी कि इसे हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, अभिसरण लेंस भी बोलते हैं। देखो, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस लेंस को अभिसरण लेंस यानी कि कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे? जो उत्तल लेंस होता है इसे कन्वेक्स लेंस को अभिसरण लेंस यानी कि कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स जो भी रे ऑफ लाइट आती है, ठीक है, ये क्या करती है? ये फोकस पे सभी के सभी को अभिसरण कर देती है, यानी कि कन्वर्ज कर देती है, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अवतल लेंस क्या होता है यानी कि कनकेव लेंस क्या होता है, तो देखो, पहले तो मैंने आपको फ़ोटो से समझा दिया, उसके बाद मैंने आपको बता भी दिया कि कहाँ से पतला होता है, कहाँ से मोटा होता है। तो उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं अवतल लेंस की। एक लेंस जो केंद्र से पतला हो, ठीक है, क्या हो? केंद्र से पतला, यहाँ पे आप ये देख रहे हो, और किनारों पर मोटा होता जाए, उसे हम कहते हैं अवतल लेंस। और इसे हम अपसारी लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, डायरेक्टली पूछा जाता है ये अपसारी लेंस किसको बोला जाता है? अपसारी लेंस बोल लो या फिर डाइवर्जिंग लेंस बोल लो, डाइवर्जिंग लेंस बोल लो, ठीक है। अपसारी लेंस या डाइवर्जिंग लेंस किसे कहा जाता है? अवतल लेंस को यानी कि कनकेव लेंस को कहा जाता है। उसी प्रकार अभिसरण यानी कि कन्वर्जिंग लेंस किसे कहा जाता है? उत्तल लेंस को यानी कि कन्वेक्स लेंस को कहा जाता है, ठीक है। इसे अपसारी यानी कि डाइवर्जिंग इसलिए बोला जाता है, जैसे यहाँ पे आपने देखा ना कि रे ऑफ लाइट आई, ये सारे के सारे यहाँ पे इकट्ठे हो गए, लेकिन इसमें क्या होता है? कोई भी जो रे ऑफ लाइट आ रही है ना, वो इकट्ठे नहीं होंगे, वो डाइवर्ज हो जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से डाइवर्ज हो रहे हैं ये। तो इसीलिए इसको कहते हैं हम
अपसारी यानी कि डाइवर्जिंग लेंस। आई होप आपको ये चीज़ पता लग गई। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ लेंस फार्मूला क्या होता है, यानी कि लेंस सूत्र क्या होता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है क्या, लेंस सूत्र यानी कि लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला। तो देखिए आपके सामने लिख देता हूँ, बहुत काम आएगा आपके ये। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये जो v देख रहे हो ना, ये होता है इमेज डिस्टेंस। क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस बोलेंगे, और हिंदी में बोलेंगे छवि की दूरी। क्या, छवि की दूरी। इसी प्रकार ये जो u है, ये जो u आपको दिख रहा है, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि वस्तु की दूरी। ठीक है, और f तो आपको पता ही होगा क्या होता है, फोकल लेंथ। तो ये होता है फॉर्मूला जो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला होता है, इसे आप कहीं पे भी नोट डाउन कर लीजिए, या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे मैं आपको लास्ट में एक बार फटाफट से रिवाइज भी करवाऊंगा जो मैंने आपको पढ़ाया अब इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखिए जो एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाता है वो आपको बता देता हूँ फटाफट से। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ कि माइक्रोस्कोप में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, किसमें, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी की बात हो रही है यहाँ पे। माइक्रोस्कोप में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग होता है, आप बोलोगे उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, ऊपर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस बोल लो, या फिर इसको बोलो आप डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस बोलो। यहाँ पे मैंने आपको करवाया भी है, देखो ये ना अपसारी लेंस। तो ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है फ्रेंड्स अवतल लेंस को, अवतल लेंस को कहा जाता है। अवतल लेंस को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी, तो अभिसारी लेंस कहा जाता है, अभिसारी लेंस को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। तो ये कहा जाता है उत्तल को, उत्तल लेंस, या बोलो कन्वेक्स को। आई होप आपको ये चीज़ भी पता लग गई। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ जो निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष को हम क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। ये आंखों की बीमारी होती है जिसमें क्या होता है कि पास की चीज़ दिखती है लेकिन दूर की चीज़ नहीं दिखती। तो इसको ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसको ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ अवतल लेंस, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कनकेव लेंस। आई होप आपको ये चीज़ भी पता लग गई। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ दूरदृष्टि दोष, जिसे कि हम क्या, ये तो निकट दृष्टि दोष पढ़ा आपने, उसके बाद होता है दूरदृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, जिसे कि हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस, जिसे कि हम कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। फैक्ट तो बहुत सारे हैं लेकिन हमें बस इतना ही फैक्ट समझना है, बाकी अगर आगे आएगा ना कभी भी लेंस वाला क्वेश्चन, वहाँ पे आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको फटाफट से बताता हूँ कि इस क्वेश्चन मैंने आपको क्या क्या समझाया। देखो इस क्वेश्चन मैंने आपको समझाया कि लेंस की जो शक्ति होती है यानी कि पावर ऑफ लेंस होती है, इसकी एसआई इकाई क्या होती है, डायप्टर होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया दो तरह के मेनली लेंस होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस जिसे कि हम कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, दूसरा होता है अवतल लेंस जिसे कि हम कनकेव लेंस भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया जो उत्तल लेंस होता है वो सेंटर में क्या होता है, यानी कि जो सेंटर होता है वहाँ पे ये मोटा होता है, ठीक है, और जैसे जैसे किनारों पे जाओगे पतला होता जाता है। ठीक है, इसे हम अभिसरण यानी कि कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया अवतल लेंस। अवतल लेंस मैंने आपको बताया कि जो कि केंद्र में पतले होते हैं लेकिन किनारों से मोटे होते जाते हैं। ठीक है, और अवतल लेंस को हम कनकेव लेंस भी बोलते हैं, और इसे अपसारी, क्या, अपसारी यानी कि डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अब उसके बाद मैंने आपको बताया लेंस फार्मूला के बारे में, यानी कि लेंस सूत्र के बारे में। लेंस फार्मूला का मैंने आपको फार्मूला बताया क्या होता है, 1/v माइनस 1/u, 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये पूरा मैंने आपको समझाया। उसके बाद मैंने आपको बताया माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस यूज़ करते हैं, अपसारी लेंस अवतल को बोला जाता है, अभिसारी लेंस यानी कि कन्वर्जिंग बोला जाता है उत्तल लेंस को, ये भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है,
उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकट दृष्टि दोष, जिसे कि मायोपिया बोलते हैं। इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, यानी कि कन्वेक्स लेंस का, कनकेव लेंस का प्रयोग होता है, सॉरी कनकेव लेंस का। उसके बाद मैंने आपको बताया दूर दृष्टि दोष, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, यानी कि कन्वेक्स लेंस का प्रयोग होता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? क्या बोला गया यहाँ पे? पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज़ पर्वत। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंडीज़ पर्वत जो है फ्रेंड्स, ये पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और पृथ्वी पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंची पूछा जाए, लंबी नहीं ऊंची, तो माउंट एवरेस्ट है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात एंडीज़ पर्वत की हुई है, तो एंडीज़ पर्वत से जुड़े काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो एग्जाम में यही आपसे पूछा जाएगा कि एंडीज़ पर्वत जो है किस महाद्वीप में है। क्या बोला मैंने आपको? किस महाद्वीप में, यानी कि किस कॉन्टिनेंट में है? आप बोलोगे दक्षिण अमेरिका, ठीक है। एग्ज़ाम में कई बार ये पूछा गया है, दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। और अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो मैंने आपको बताया सबसे लंबी कौन सी है? सबसे लंबी एंडीज़ ही है। इसकी जो लंबाई है लगभग है 7000 किलोमीटर। कहीं पे आपको 73 भी मिल सकता है, 75 भी मिल सकता है, लगभग 7000 किलोमीटर मैंने आपको बताया। और आपको बताना चाहता हूँ, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछी जाती है एंडीज़ पर्वत की, तो वो है माउंट एकानगुआ। यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे ऊंची चोटी, तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है, ये है माउंट एकानगुआ, ठीक है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 6962 मीटर, जो कि फ्रेंड्स एक ना ज्वालामुखी का उद्गम स्थल भी है, लेकिन आज की डेट में ये निष्क्रिय है। आई होप आपको ये चीज़ भी पता लग गई। उसके बाद फ्रेंड्स एक क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल में पूछा गया था लास्ट ईयर, आपसे पूछा जाता है कि बताओ कि दक्षिण अमेरिका के जो एंडीज़ पहाड़ों हैं, ठीक है, इसमें परिवहन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ध्यान रखना है, किस जानवर का प्रयोग किया जाता है परिवहन के लिए। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देके पता लग रहा होना कि सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये परिवहन के लिए प्रयोग किया जाता है यहाँ पे लामा का। किसका? लामा का प्रयोग किया जाता है, लामा जानवर का। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एंडीज़ पर्वत है ना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आपसे पूछा जाएगा बताओ कितने देशों में स्थित है? एंडीज़ पर्वत जो है ना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो 7 देश हैं इसमें स्थित हैं। 7 देश कौन कौन से, ये आपको बता देता हूँ। वेनेजुएला, ठीक है, ये सारे फैक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, ये कोलंबिया हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये भी देखिए इक्वाडोर, इक्वाडोर के बाद आप आ जाओ पेरू, पेरू के बाद आप आ जाओ बोलीविया, बोलीविया, ठीक है, चिली, चिली, उसके बाद है अर्जेंटीना। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे फैक्ट मैंने आपको जो बताए, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, एंडीज़ पर्वत से जुड़े हुए। आई होप आपको सभी के सभी फैक्ट अच्छे से पता लग गए। एक बार हम फटाफट से रिवाइज़ कर लेते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि पृथ्वी की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है एंडीज़ पर्वत, और सबसे ऊँची मैंने आपको बताया माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, हिमालय पे जो स्थित है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि ये जो एंडीज़ पर्वत है किस महाद्वीप में स्थित है। आप बोलोगे एंडीज़ पर्वत जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो एंडीज़ है, इसकी लंबाई की लगभग कितनी है, मैंने आपको बताया 7000 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। और ये जो एंडीज़ पर्वत है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जैसे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है ना, तो वैसे इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकानगुआ, माउंट एकानगुआ, जिसकी ऊंचाई है 6962 मीटर। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको उसके बाद बताया कि एंडीज़ पर्वत पे परिवहन के लिए जिस जानवर का प्रयोग किया जाता है उस जानवर का नाम क्या है? लामा। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो एंडीज़ पर्वत है ये दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में स्थित है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। आई होप आपको सारे के सारे फैक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो कैसी लगती है। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए मेरा करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे जाके आप डेली करंट अफेयर की क्लास लेके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का डेली करंट अफेयर पढ़ाया जाता है यहाँ पर, ठीक है, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर। और आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको ना 10,000 जीके की जो
जीके जीएस की जो ई बुक है अगर वो बाय करनी है, जो कि आपके रवि सर ने बेस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं हर एग्ज़ाम के लिए, इस वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी www.ravibookspdf.com। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स हैं एक प्रकार के 10,000 क्वेश्चन की। अगर आप ये पढ़ लेते हो तो 95% क्वेश्चन आप डन मानिए आप एग्ज़ाम में मिलेगा। और यही 10,000 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया है, मतलब 10,000 क्वेश्चन में आप लगा लो कि 25,000 क्वेश्चन समझाए गए हैं डिटेल में मिला के। तो ये आपको ना वीडियो कोर्स है, मेरा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी जी के नाम से प्ले स्टोर पे, इसको आप इंस्टॉल करके आप वीडियो कोर्स भी ले सकते हो अगर आपको कम टाइम में अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है, अगर आपका एग्ज़ाम 1 या 2 या 3 महीने में है तो। ठीक है, वैसे तो आपको मैं फ्री में कंटेंट यहाँ पे डिलीवर कर ही रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये आपको ध्यान रखना है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है फ्रेंड्स ये आनंद मठ पुस्तक के आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि बताओ इन्होंने ये जो आनंद मठ है, ठीक है, क्या बोला मैंने आपको, ये जो आनंद मठ पुस्तक है, ठीक है, ये किस भाषा में लिखा है? तो आपको बताना चाहता हूँ ये लिखा है इन्होंने बंगाली भाषा में। ये आपको ध्यान रखना है, आनंद मठ को लिखा गया है बंगाली भाषा में, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आनंद मठ ना किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1882 में प्रकाशित हुआ था। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, मैं इसको खुद बॉक्स में लिखना चाहूँगा। ठीक है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि ये जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, यानी बंकिम चंद्र चटर्जी बोल लो आप, ठीक है, ने अपनी उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का जिक्र किया है? तो सन्यासी विद्रोह। कौन सा? सन्यासी विद्रोह, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह को प्रसिद्ध किया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? वंदे मातरम भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने आपको समझाया एक बार फटाफट से मैं आपको फटाफट से रिवाइज़ करवा देता हूँ। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि आनंद मठ पुस्तक को लिखा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। अगर आपसे पूछा जाए कि आनंद मठ को किस भाषा में लिखा गया है, आप बोलोगे बंगाली भाषा में लिखा गया। कब इसे प्रकाशित किया गया? 1882 में इसको प्रकाशित किया गया। इसी के साथ मैंने आपको बताया कि सन्यासी, मतलब ये जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो आनंद मठ है, ठीक है, इससे कौन सा विद्रोह प्रसिद्ध हुआ? तो आप बोलोगे सन्यासी विद्रोह। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, या सन्यासी विद्रोह का संबंध है आनंद मठ से, ये आप बोल सकते हो। वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। ये सभी फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको करवाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी या कप हॉकी से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, हॉफमैन कप। ये आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आगा खान कप है इसका संबंध है किससे? हॉकी से। बेगम रसूल ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। बेटन कप किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। ठीक है, ये आपको पता लग गया। लेकिन ये जो हॉफमैन कप है ना फ्रेंड्स, इसका संबंध किससे है? टेनिस से, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया हॉफमैन कप का संबंध है टेनिस से। तो ये जो ट्रॉफ़ी वाले क्वेश्चंस है ना, और हॉकी से कौन कौन से जुड़े हुए ट्रॉफ़ी हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ट्रॉफ़ी यानी कि कप हॉकी से संबंधित। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे बीटन कप, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, बीटन कप यहाँ पे लिखा हुआ है बैटन कप ऑप्शन में। ठीक है, इसे बीटन कप बोलते हैं। दूसरा, अगर हम बात करें नेहरू ट्रॉफ़ी, आपसे पूछा जाएगा नेहरू ट्रॉफ़ी किससे संबंधित है? आप बोलोगे नेहरू ट्रॉफ़ी का संबंध है हॉकी से। तीसरा, हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेनली कप, स्टेनली कप बोल लो या स्टेनली ट्रॉफ़ी बोल लो। फिर है आगा खान कप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आगा खान कप। आगा खान कप किससे संबंधित है? हॉकी से। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, डबल स्टार मार्क कर लेना। उसके बाद है ध्यानचंद ट्रॉफ़ी, ध्यानचंद ट्रॉफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद है फ्रेंड्स सिंधिया गोल्ड, सिंधिया गोल्ड कप। ठीक है, ये भी हॉकी से ही है। उसके बाद सुल्तान अजलान शाह, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सुल्तान अजलान शाह कप, सुल्तान अजलान शाह कप,
और उसके बाद अगर हम बात करें लेडी रतन टाटा ट्रॉफ़ी, ठीक है, कौन सा, लेडी रतन टाटा ट्रॉफ़ी, यहाँ पे लिख देता हूँ 8वां, लेडी रतन टाटा ट्रॉफ़ी किससे संबंधित है, ये हॉकी से संबंधित है। बेगम रसूल ट्रॉफ़ी मैंने आपको यहाँ पे करा दिया, हॉकी से संबंधित है। उसके बाद रंगा स्वामी ट्रॉफ़ी भी बात कर लेते हैं, किसका, रंगा स्वामी ट्रॉफ़ी किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। इसके बाद है बॉम्बे गोल्ड कप, किसका, बॉम्बे गोल्ड कप, ये भी हॉकी से संबंधित है। इसी के साथ मैं आपको बताऊं मुरुगप्पा गोल्ड कप और जौहर कप, ये सभी के सभी संबंधित किससे हैं, हॉकी से। अब हॉकी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि बताओ किस देश ने प्रथम हॉकी संघ का गठन किया, तो आपका आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम ने गठन किया। अब जो मैं आपको बताने लगा हूँ उसको आप ध्यान से समझना कि भारत ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों में पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। तो भारत ने ना 1980 में, आपको बताना चाहता हूँ, पुरुष हॉकी में गोल्ड जीता था पहली बार, ठीक है। और ये 1980 में ना मॉस्को में हुआ था, ठीक है, मॉस्को में ये ओलंपिक खेल हुआ था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और भारत ने ना स्वर्ण पदक इसमें जीता था और फाइनल में भारत ने स्पेन को हराया था, स्पेन को हराया था कितने स्कोर से, कितने गोल से, 4-3 से, स्पेन को हराया था 4-3 से, ये आपको ध्यान रखना है। और एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हॉकी का मैच होता है ना कैसे शुरू होता है। हॉकी का जो मैच होता है ना बैक पास से शुरू होता है, मतलब आप देखते हो ना कभी भी जब मैच शुरू होता है तो बॉल ना पीछे की तरफ दी जाती है, मतलब आगे नहीं मारा जाता, पीछे की तरफ मारी जाती है, इसी को कहते हैं बैक पास। तो बैक पास के साथ इसका शुरुआत होता है, ठीक है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता आपसे पूछी जाती है, कौन सी है, सबसे पुरानी प्रतियोगिता है बैटन कप, ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, बैटन कप सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। आई होप आपको सारे फैक्ट्स पता लगे जो मैंने आपको यहाँ पे बताए, ठीक है। और ये जो हॉकी महासंघ है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, इसका मुख्यालय पूछा जाता है ल्यूसाने में है, ल्यूसाने स्विट्ज़रलैंड में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको जो फैक्ट बताई वह फटाफट से रिवाइज़ करवा देता हूँ। मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि जो हॉफमैन कप है ना इसका संबंध हॉकी से नहीं है, ये टेनिस से है, ये हमारा राइट आंसर हुआ था इस क्वेश्चन का। उसके बाद मैंने आपको ना हॉकी से जुड़े हुए जितने भी ट्रॉफ़ी हैं वो फटाफट से बताए। मैंने आपको बताया बीटन कप, ठीक है, नेहरू ट्रॉफ़ी, स्टेनले ट्रॉफ़ी मैंने आपको करवाया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया आगा खान कप जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यानचंद ट्रॉफ़ी, ठीक है, सिंधिया गोल्ड कप। उसके बाद मैंने आपको बताया सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफ़ी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफ़ी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेगम रसूल ट्रॉफ़ी मैंने आपको करवाया। उसके बाद मैंने आपको करवाया रंगास्वामी ट्रॉफ़ी, बॉम्बे गोल्ड कप करवाया। उसके बाद मैंने आपको बताया मुरुगप्पा गोल्ड कप और जौहर कप, ये सभी के सभी किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भारत ने 1980 में गोल्ड जीता था पहली बार ओलंपिक में, जो कि मॉस्को यूएसएसआर में हुआ था उस टाइम, ठीक है। और भारत ने स्पेन को हराया था 4-3 से। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो हॉकी का खेल है हमेशा बैक पास के साथ शुरू होता है, बैक पास क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया हॉकी की जो सबसे पुरानी प्रतियोगिता है, ठीक है, वो कौन सी है, बैटन कप है। और ये जो हॉकी महासंघ है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का यानी कि FIH का ल्यूसाने स्विट्ज़रलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 जनवरी 1924 को। ये सभी के सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि बताओ ये जो पूर्ण स्वाधीनता है अलग अलग तरीके से ही पूछा जाता है, कब प्रस्ताव पारित किया और कहां पारित किया, दोनों अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 19 दिसंबर 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था यहाँ पर कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। कब, 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, देखो सबसे पहले आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि बताओ लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, ठीक है, यहाँ पे इस टाइम लाहौर अधिवेशन के दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये INC के अध्यक्ष थे, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे लाहौर अधिवेशन के टाइम पे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए ताकि आपको नोट्स बनाने में इजी रहे। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता कौन थे, ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में पूछा जाता है प्रथम कार्यकर्ता के बारे में, प्रथम कार्यकर्ता कौन थे।
प्रथम कार्यकर्ता थे मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना हसरत मोहानी, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1921 का जो अहमदाबाद अधिवेशन हुआ था ना, वहाँ पे इन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करी थी। ये आपको ध्यान रखना है। 1921 में कहाँ पर हुआ था ये? अहमदाबाद अधिवेशन, अहमदाबाद अधिवेशन, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि 19 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को पारित किया था। और पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। पहला स्वतंत्रता दिवस, पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। इसलिए फ्रेंड्स हम ना 26 जनवरी को ना गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है, ये काफ़ी स्पेशल डेट है ये। तो मैंने यहाँ पे आपको जो जो पढ़ाया फटाफट से हम रिवाइज़ कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में। और मैंने आपको बताया कि जवाहरलाल नेहरू उस समय आईएनसी के अध्यक्ष थे लाहौर अधिवेशन के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पूर्ण स्वतंत्रता यानी कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता थे मौलाना हसरत मोहानी। इन्होंने 1921 का जो कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन था यहाँ पर मांग करी थी। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जो पहला स्वतंत्रता दिवस था ये कब मनाया गया? इस अधिवेशन के बाद मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए ये। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 61 यानी कि आर्टिकल 61 जो है भारतीय संविधान का, इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट चलाया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं हम महाभियोग के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महाभियोग कब लगाया जाता है किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर। तो राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। किस अभियोग? आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा सकता है, बताओ कि राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? आप बोलोगे महाभियोग द्वारा यानी कि इम्पीचमेंट के द्वारा। पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया? अनुच्छेद 61 में इसके बारे में बताया गया। मतलब किसी भी तरीके से एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना, आप ये मत कहना कि मैंने आपको नहीं करवाया हुआ है, ठीक है। जिस भी तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, हर एक पॉइंट जो आपको बता रहा हूँ सभी अपने आप में क्वेश्चन है ये, ठीक है। और क्यों मतलब क्यों हटाया जाता है, मतलब कि महाभियोग लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति जब संविधान का उल्लंघन करता है ना, तो उसके ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। ये आपको पता लग गया। उसके बाद मैंने आपको बता रहा हूँ कि अनुच्छेद 61 में यह बताया गया है। उसके बाद अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो संसद के किस सदन में लगाया जा सकता है महाभियोग का आरोप? तो संसद के किसी भी सदन में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर अब तक कितनी बार महाभियोग लगाया गया है, तो आप बोलोगे 0, मतलब एक बार भी नहीं लगा, ठीक है, महाभियोग भारत में राष्ट्रपति के ऊपर। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है यानी कि इम्पीचमेंट है, किस देश के संविधान से लिया गया है? आप बोलोगे यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है, यूएसए से लिया गया। लास्ट में आपको रिवीजन करवा दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की पहल संसद के किसी भी सदन के कितने सदस्य कर सकते हैं, तो आपको बताना चाहता हूँ 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्य कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में कि बताओ भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है, तो आप बोलोगे 14 दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है। फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो आने वाले टाइम में मैंने ये सोचा हुआ है कि आपको ना डेली ये वीडियो मिला करेगी, ठीक है, मॉर्निंग में 6 बजे। तो 14 दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि बताओ कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है ना, ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो आप बोलोगे महाभियोग की जो प्रक्रिया है ना, ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है।
यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, क्वासी जुडिशियल। ये पीसीएस लेवल के क्वेश्चन जो आपको करवा रहा हूँ, प्रोसीजर है। आई होप आपको हर एक फैक्ट पता लग रहा होगा जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने लगा हूँ फैक्ट कि देखो, अगर ना मैंने आपको बताया कि ये जो महाभियोग है ये संसद के किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ अगर वो लोकसभा में मतलब कि इसको उठाया गया है तो कितने बहुमत चाहिए होता है, मतलब कितने सदस्यों का बहुमत चाहिए होता है, तो 2/3। ठीक है, ध्यान से सुनना है, 2/3 सदस्यों की बहुमत चाहिए होती है महाभियोग की जो प्रक्रिया है इसे पारित करने के लिए। ठीक है, पारित करने के लिए कितना बताया मैंने आपको, 2/3 बहुमत। ठीक है, अगर 2/3 बहुमत हो जाता है फिर इसको दूसरे सदन में भेजा जाता है। ठीक है, अगर दूसरे सदन में भी 2/3 बहुमत पारित हो जाता है फिर क्या होता है कि उस पर ना मतलब महाभियोग लग जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो संसद के दोनों सदनों के जो नामित सदस्य होते हैं ना, नामित सदस्य, सिर्फ वही इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में। ये आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको सारे फैक्ट पता लग गए जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। मैंने यहाँ पे आपको जो चीज़ें समझाई वही समझाई कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 61 है इसमें 61 है, इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि बताओ कि राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। मैंने आपको बताया महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, यानी कि इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया यहाँ पे कि बताओ कि ये जो अगर महाभियोग प्रक्रिया है ये संसद के किस सदन में मतलब इसको लाया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया संसद के किसी भी सदन से इसको पारित किया जा सकता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर अभी तक नहीं लगा है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है संयुक्त राज्य अमेरिका देश से लिया गया यानी कि यूएसए से लिया गया है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की पहल संसद के किसी भी सदन के 1/4 सदस्य कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता लग गया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि बताओ भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है। मैंने आपको बताया 14 दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है भारत के राष्ट्रपति के ऊपर किस प्रकार की प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया यानी कि क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, देखो अगर लोकसभा है चाहे राज्यसभा है कहीं पर भी पारित हुआ है तो कितनी बहुमत चाहिए होता है, कितना बहुमत चाहिए होता है, 2/3। ठीक है, अगर 2/3 एक सदन में हो जाता है फिर दूसरे सदन में भेजा जाता है, वहाँ पे भी 2/3 चाहिए होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर वहाँ पे भी अगर हो जाता है 2/3 उसके बाद क्या होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि संसद के दोनों सदनों के जो नामित सदस्य होते हैं ना वो राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं। ये सभी के सभी फैक्ट थे। बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट और भी थे राष्ट्रपति जुड़े हुए, वो आपको मैं अगली वीडियोस में करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में नीली क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नीली क्रांति की शुरुआत हुई थी भारत में। नीली क्रांति को हम ब्लू रेवोल्यूशन भी बोला जाता है। अब फ्रेंड्स हम नीली क्रांति को समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बताओ नीली क्रांति का संबंध किससे है, ध्यान से समझना है आपने मेरी बातों को। नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। किससे? मछली उत्पादन से। यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको नोट्स बनाने में ईजी रहे। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ, मैंने आपको बताया ना कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में नीली क्रांति की शुरुआत हुई। तो आप ये बोलोगे 7वीं पंचवर्षीय योजना में तो शुरू हुई, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो आपको बताना चाहता हूँ जो 7वीं पंचवर्षीय योजना है यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी कि 7th 5 ईयर प्लान जो है पंचवर्षीय योजना ये चली थी 1985 से 1990 तक। ये आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको बताया, ठीक है, ये आपको बता दिया। उसके बाद आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बताओ कि नीली क्रांति के जनक कौन हैं। तो आपको बताना चाहता हूँ अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी जो हैं ये
नीली क्रांति के जनक हैं भारत में, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको सारे फैक्ट पता लग गए जो मैंने आपको बताया। भारत में नीली क्रांति की शुरुआत हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई थी नीली क्रांति। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1985 से 1990 तक थी। भारत में जो नीली क्रांति के जनक हैं अरुण कृष्णन और हीरालाल चौधरी को जाना जाता है। आई होप आपको सारे फैक्ट अच्छे से पता लग गए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में महोत्सव महोत्सव मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागालैंड। ये आपको ध्यान रखना है, नागालैंड में महोत्सव महोत्सव मनाया जाता है। एग्ज़ाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो महोत्सव महोत्सव है ये नागालैंड में मनाया जाता है। महोत्सव महोत्सव से ना 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तीनों क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। और एग्ज़ाम का ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन भी है और SSC CGL में ना हर बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। महोत्सव महोत्सव यहाँ पे लिख देता हूँ, रुको, महोत्सव महोत्सव, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया कहाँ पे मनाया जाता है, नागालैंड में, ठीक है। ये तो एग्ज़ाम में पूछा जाता ही है डायरेक्टली। आपसे पूछा जाता है कि ये किस महीने में मनाया जाता है, तो आप बोलोगे ये जो मई महीने का जो पहला हफ्ता होता है, ठीक है। मई महीने का जो पहला हफ्ता होता है यहाँ पे मनाया जाता है, ठीक है। मई महीने का जो पहला हफ्ता है। और आपको बताना चाहता हूँ इसी के साथ कि ये ना 3 दिन तक चलता है, ठीक है। कितने दिन तक चलता है? 3 दिन तक चलता है। और अब जो मैं आपको बताने लगा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो महोत्सव महोत्सव है ना, ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ये आओ जनजाति के द्वारा। किससे? आओ जनजाति, यहाँ पे लिख देता हूँ, आओ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महोत्सव महोत्सव नागालैंड राज्य का महोत्सव है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मई महीने में के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। 3 दिन तक ये त्यौहार चलता है, आओ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। आई होप आपको ये पता लग गया। अब मैं आपको नागालैंड के कुछ प्रमुख त्यौहार हैं वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है हॉर्नबिल महोत्सव। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एग्ज़ाम का ये भी। हॉर्नबिल महोत्सव, जिसे कि ना त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। क्या? त्योहारों का त्यौहार किसे कहा जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव। कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड में। इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए कि सेकरनी महोत्सव, ये कहाँ पर मनाया जाता है? सेकरनी महोत्सव ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये भी मनाया जाता है कहाँ पर? नागालैंड में ही। और तीसरा मैंने आपको बताया महोत्सव उत्सव, ये भी मनाया जाता है नागालैंड में। आई होप आपको सारे के सारे फैक्ट पता लग गए। और यहाँ पे जो मैंने आपको करवाया ना, आओ जनजाति जो महोत्सव महोत्सव मनाती है नागालैंड की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ओणम त्यौहार जो है ये विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। फ्रेंड्स, मैं आपको जो ओणम त्यौहार है इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये तो बता दिया कि कौन सा त्यौहार ऐसा है जो विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है। आप बोलोगे ओणम त्यौहार। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि बताओ ये जो ओणम है ये किस राज्य का त्यौहार है? ओणम जो है केरल राज्य का, बता देता हूँ, केरल राज्य का फसल उत्सव है। ये आपको ध्यान रखना है, केरल राज्य का फसल उत्सव है। आई होप आपको ये चीज़ पता लग गई। और अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि बताओ ओणम का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, तो ओणम का त्यौहार जो है राजा महाबली की घर वापसी के अवसर पर और वामन की याद में मनाया जाता है। क्या बताया मैंने आपको? जो राजा थे महाबली, ठीक है, राजा महाबली की घर वापसी के अवसर पर और वामन की याद में मनाया जाता है। वामन मैंने आपको बताया कि वामन जो है विष्णु के वामन अवतार की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो ओणम त्यौहार है कितने दिनों तक चलता है? ओणम त्यौहार 10 दिनों तक चलता है। इसे आप डबल स्टार मार्क कर लेना, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ एक और फैक्ट कि किस महीने में मनाया जाता है? अगस्त सितंबर महीने में, अगस्त सितंबर महीने में मनाया जाता है क्या? ओणम त्यौहार। तो फ्रेंड, जो फैक्ट मैंने आपको बताया फटाफट से रिवाइज़ करवा देता हूँ। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है, ओणम त्यौहार, ठीक है। ओणम त्यौहार जो है केरल राज्य में मनाया जाता है। एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है ये। महाबलीपुरम जो राजा महाबली था, ठीक है, राजा महाबली की घर वापसी और वामन की याद में मनाया जाता है। और ये 10 दिनों तक चलता है त्यौहार। अगस्त और सितंबर महीने के मंथ में मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, विटामिन बी और सी।
विटामिन बी और सी जो होते हैं फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, ये पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैं आपको विटामिन है बिल्कुल डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं ना, जो बार बार पूछे जाते हैं, फिलहाल तो आपको मैं वही करवा रहा हूँ, ठीक है। जो विटामिन होता है बेसिकली ना, दो तरीके से इसको ना डिवाइड किया जाता है। एक होता है फ्रेंड्स वसा में घुलनशील विटामिन, यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन। क्या बताया मैंने आपको? एक तो होता है वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील। दूसरा होता है पानी में घुलनशील, यानी कि वाटर सॉल्युबल। और वसा को क्या बोलते हैं? फैट सॉल्युबल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चीज़ ध्यान रखना है कि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ना, वो होते हैं KEDA, कीड़ा नहीं फ्रेंड्स, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ठीक है। ये 4 विटामिन ऐसे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फ़ोटो बना रहा हूँ आपके सामने, तो ये आप ये फ़ोटो देख रहे हो, एक कीड़े की फ़ोटो है, ठीक है। तो ये जो कीड़ा है ना, काफ़ी मोटा है, काफ़ी फैटी है, काफ़ी वसा है इसमें। तो आपको याद क्या रखना है, जो कीड़ा विटामिन है, यानी कि विटामिन कीड़ा में जो के है, विटामिन के है, ई क्या है, विटामिन ई, डी क्या है, विटामिन डी, और ए क्या है, विटामिन ए। ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं। याद रखना है आपको, मैंने ट्रिक भी दे दिया, कीड़ा। उसके बाद हम बात करते हैं पानी में घुलनशील विटामिन, पानी में घुलनशील यानी कि BC। ये को वर्ड याद रखना है, BC, है ना। ए के बाद क्या आता है? बी और सी आते हैं, है ना। तो ये BC आपको याद रखना है। जो BC विटामिन होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, ये पानी में और यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। आई होप आपको ये पता लग गया कि फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना फ्रेंड्स, जितने भी विटामिन हैं इनका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे विटामिन ए की, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है इसका साइंटिफिक नेम, यानी कि वैज्ञानिक नेम। तो आपको बताना चाहता हूँ रेटिनॉल। कौन सा? रेटिनॉल है इसका वैज्ञानिक नेम। इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है ये भी आपको बता देता हूँ। इसकी कमी से होती है रतौंधी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। जिसे कि हम नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। उसके बाद फिर दूसरा विटामिन हम बात कर लेते हैं, कौन सा? विटामिन B1, ठीक है। क्योंकि जो बी है ना, जो बी है, इसके ना काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स हैं, मतलब काफ़ी सारे इसके ना बीटा कॉम्प्लेक्स हैं। टोटल मिला के 8 हैं। बी हैं, B1 है, B2, B3, ठीक है, B5, B6, B7, तो वो भी हैं, वो भी आपको बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे B1 की, जिसे कि बी भी बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम होता है थाइमीन, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसकी कमी से होती है बेरी। आई होप आपको ये चीज़ भी पता लग गई। उसके बाद जो तीसरा विटामिन है, विटामिन B2 है। B2 का वैज्ञानिक नेम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। फ्रेंड्स यकीन मानिए, एग्ज़ाम में ना एक क्वेश्चन आप डन मानिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये विटामिन, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये राइबोफ्लेविन। तो B2 का वैज्ञानिक नेम राइबोफ्लेविन है। और इसकी कमी से ना जो होंठ फटते हैं, ठीक है, होंठ इसकी कमी से ही फटते हैं, ठीक है, होंठ फटना, ठीक है। तीसरा विटामिन हम आगे बढ़ते हैं। B2 के बाद आता है B3 विटामिन, ठीक है। B3 का जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है? नियासिन होता है, नियासिन। और इसकी कमी से ना पेलेग्रा रोग होता है। कौन सा रोग? पेलेग्रा, ठीक है। आपको विटामिन ए भी पता लग गया, B1 भी पता लग गया, B2 भी पता लग गया, B3 भी पता लग गया, ठीक है। अब आता है B5 की बारी। तो B5 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। विटामिन B5 जो है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। क्या? पेंटोथेनिक अम्ल, जिसे कि पेंटोथेनिक एसिड भी बोलते हैं। ये विटामिन B5 का वैज्ञानिक नाम है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसकी कमी से बीमारी होती है पारेस्थेसिया, पारेस्थेसिया, ठीक है। मतलब आप ये देख रहे हो कि एक क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन साथ साथ में ही चल रहे हैं। B5 के बाद आता है विटामिन B6, ठीक है। तो B6 विटामिन जो है, इसका होता है वैज्ञानिक नेम पायरोडॉक्सिन। क्या? पायरिडॉक्सिन, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। अरक्ता की बीमारी होती है इससे। उसके बाद B6 के बाद आता है B7। B7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बायोटीन इसका वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। और बालों का झड़ना या बालों का पतला होना इसकी वजह से होता है, इसकी कमी के कारण बालों का पतला होना, जो आपको पढ़ाऊंगा ना अभी, बाद में फटाफट से रिवाइज भी करवा दूंगा, ठीक है। बालों का पतला होना। उसके बाद फ्रेंड्स विटामिन B7 के बाद आता है विटामिन B9, ठीक है। इसको फॉलिक अम्ल कहा जाता है। मतलब वैज्ञानिक नाम क्या है? फॉलिक अम्ल, ये आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद विटामिन आता है B12, B10 नहीं आता, B11 नहीं आता, B9 के बाद सीधे B12 आ जाता है। इसे साइनोकोबालामिन कहते हैं। क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, साइनोकोबालामिन, ये आपको ध्यान रखना है, साइनोकोबालामिन कहा जाता है इसको। उसके बाद विटामिन C आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल बोल लो, ठीक है। और इसकी कमी से होती है स्कर्वी बीमारी। विटामिन C के बाद फ्रेंड्स विटामिन D की बात कर लेते हैं। विटामिन D जो है इसकी वजह से होता है कैल्सी, इसका जो वैज्ञानिक नेम है वो कैल्सीफेरोल है। क्या है? कैल्सीफेरोल, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद विटामिन D की बात हो गई, विटामिन D2 की बात कर लेते हैं। विटामिन D2 का होता है एर्गो कैल्सीफेरोल। क्या? एर्गो कैल्सीफेरोल, ठीक है, ये भी पता लग गया आपको। विटामिन डी भी पता लग गया, विटामिन D2 भी पता लग गया। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है विटामिन E, ठीक है। विटामिन E जो है टोकोफेरोल। क्या? टोकोफेरोल इसका वैज्ञानिक नाम होता है, टोकोफेरोल इसका वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? कम प्रजनन की क्षमता हो जाती है, ठीक है, कम प्रजनन क्षमता। आई होप आपको ये भी पता लग गया। लास्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन के, विटामिन के फाइलोक्विनोन इसका वैज्ञानिक नाम होता है। क्या? फिलोक्विनोन, ये पता लग गया आपको। उसके बाद सबसे ज़्यादा इसकी कमी से जो बीमारी होती है वो होती है रक्त का थक्का ना जमना, ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जमता इसकी कमी से, रक्त का थक्का ना जमना। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता लग गई जो मैंने यहाँ पे आपको बताई। तो एक बार फटाफट से कोई रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि कौन सा विटामिन है जो कि पानी में घुलनशील है, तो विटामिन B और विटामिन C जो होते हैं पानी में घुलनशील होते हैं, यानी कि वाटर सॉल्युबल होते हैं। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि विटामिन को दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक होता है वसा में घुलनशील यानी कि फैट सॉल्युबल, दूसरा होता है पानी में घुलनशील यानी कि वाटर सॉल्युबल। ट्रिक मैंने आपको बताया वसा का, यानी फैट सॉल्युबल कौन कौन से होते हैं, कीड़ा वर्ड याद रखना है, विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A, ठीक है। इसी के साथ पानी में घुलनशील होता है BC, विटामिन B और विटामिन C। उसके बाद मैंने आपको बताया जो विटामिन A होता है वैज्ञानिक नेम इसका रेटिनॉल है, रतौंधी इसकी कमी से होता है। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन B1 की, थाइमीन इसका वैज्ञानिक नाम है, कमी से होती है बेरी रोग। B2 की बात कर लेते हैं, राइबोफ्लेविन, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है, होंठ फटना इसकी कमी से होता है। विटामिन B3 की बात कर लेते हैं, नियासिन, इसका वैज्ञानिक नाम है, पेलेग्रा रोग होता है इसकी कमी से। नेक्स्ट हमारा है विटामिन B5, विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है, याद रखना है आपको, इसका वैज्ञानिक नाम है, पारिस्थेसिया रोग होता है इसकी कमी से। विटामिन B6 की बात कर लेते हैं, पायरोडॉक्सिन, ठीक है, पायरोडॉक्सिन क्या है इसका वैज्ञानिक नाम, रक्ता की बीमारी होती है इसकी कमी से। विटामिन B7 काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको बताया, बायोटिन इसका वैज्ञानिक नाम है, बालों का पतला होना इसकी कमी से होता है। विटामिन B9 की बात कर लेते हैं, फॉलिक अम्ल इसका वैज्ञानिक नाम है। विटामिन B12 आया उसके बाद, साइनोकोबालामिन, ठीक है। विटामिन C की हम बात कर लेते हैं, एक्सकॉर्बिक अम्ल इसका वैज्ञानिक नाम है, इसकी कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन C काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये खट्टे फलों में पाया जाता है ये। विटामिन D की बात कर लेते हैं, कैल्सीफेरोल, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है। विटामिन D2 की बात कर लेते हैं, एग्रो कैल्सीफेरोल इसका वैज्ञानिक नाम है। उसके बाद मैंने आपको विटामिन E पढ़ाया, टोकोफेरोल, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है, कम प्रजनन की क्षमता होती है इसकी कमी से। उसके बाद है विटामिन K, फाइलोक्विनोन इसका वैज्ञानिक नाम है, रक्त का थक्का ना जमना इसकी कमी से होता है। तो फ्रेंड्स ये सभी के सभी फैक्ट मैंने आपको करवा दिया विटामिन से जुड़े हुए। वीडियो हुई है हमारी कंप्लीट। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको अभी भी बता रहा हूँ फ्रेंड्स, रिवीजन के लिए आप मेरी ई बुक ज़रूर बाय कर लेना। 10,000 GK GS की जो ई बुक है, वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com, आपकी स्क्रीन पे के ऊपर आ भी रहा है वैसे, ठीक है। यहाँ से जाके आप बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। लास्ट में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने वाला हूँ। तो आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए स्क्रीन के ऊपर, पहला क्वेश्चन है, संवैधानिक किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों के साथ लगती है, नेपाल, भूटान एवं चीन के साथ। 4 ऑप्शन है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है।
वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि वीडियो आपको कैसी लगी। अब आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि हमारी करंट अफेयर्स की चैनल आ गया हुआ है। करंट अफेयर चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे जाकर आप डेली करंट अफेयर क्लास ले सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर पढ़ाया जाता है हर एक दिन, हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। सबसे ज़्यादा हम यहाँ पे 15 क्वेश्चन करवाते हैं जो कि किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं कराया जाता। 100% आपको अब करंट अफेयर में रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ मैं एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि टेलीग्राम भी मेरा ज्वाइन कर लेना, रवि स्टडी जी के नाम से है, ठीक है। और यहाँ पे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाती है, वीडियो लिंक मिल जाती है और भी पीडीएफ्स मिल जाते हैं, कंटेंट मिल जाता है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब मैं आपको ना एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो मैंने आपके लिए ना 10,000 जीके जीएस की ई बुक लॉन्च करी है, जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। आप एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो उसको आप इस वेबसाइट से बाय कर सकते हो। और अगर आपको 11,000 क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में पढ़ने हैं, उसका वीडियो सोल्यूशन, तो रवि स्टडी जीके पे मैंने एक वीडियो कोर्स बनाया है, यहाँ से जाके आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। ये पार्ट 4 था, ठीक है, लेक्चर 4 था। लेक्चर 5 भी आपको मिल जाएगा जल्द ही, ठीक है। तो सारे के सारे पार्ट आप एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर लेना। एग्ज़ाम में आपको 100%, मैं 90% नहीं बोल रहा, एग्ज़ाम में आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। मैं वो सब कुछ पढ़ा दूंगा जो एग्ज़ामिनर ना मतलब कि पेपर सेट करते टाइम सोच सकता है। मतलब सब कुछ आपको पढ़ा दूंगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आपने देखा सभी के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया, कोई थ्योरी नहीं पढ़ाई, बस वही पढ़ाया जो क्वेश्चन बनते हैं इनमें से जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सब कुछ करवा दिया, ठीक है, ताकि आपका टाइम ना जाए। मैंने बस बहुत मेहनत करी थी, बहुत रिसर्च करा था आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट को इस वीडियो में रख कर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने रवि सर का चैनल रवि स्टडी जीके को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सब अपने टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में हमारे चैनल के बारे में बताइए, ताकि उनको भी हमारी वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके और कम टाइम में वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें, ठीक है। ई बुक ज़रूर बाय कर लेना। ये वेबसाइट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाते हैं जीके जीएस के, आपके रवि सर के। बहुत सारे ई बुक्स हैं यहाँ पे, करंट अफेयर्स की ई बुक्स भी यहाँ पे आपको मिल जाती है हमारी, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हर सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।